चलिए बच्चों, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था मोशन फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर्स। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इक्वेशन तो आप सब बच्चों ने पढ़ रखी है, F इज इक्वल टू 2 इंटू वी क्रॉस बी। इस इक्वेशन से पहले थोड़ी सी वाकफियत पैदा कर लें। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये होगी कंप्लीट इक्वेशन नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो क्यू वी बी का फैक्टर है वो है फैक्टर ऑफ मैक्सिमम फोर्स और साथ आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अगली बात फिर वही है कि अगर एंगल 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1। तो हमारे पास चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली जो फोर्स होगी वो मैक्सिमम फोर्स होगी, जिसको हम क्यू वी बी भी लिखते हैं और ई वी बी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, देयर कैन बी एनी एंगल थीटा बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वी क्रॉस बी के प्रोडक्ट से जो फोर्स आएगी, डू रिमेंबर कि ये फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी भी होगी, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, और ये फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी क्रॉस बी भी होगी। अब ये प्लेन कंटेनिंग वी क्रॉस बी क्या होता है? तो आप सब बच्चों को याद होना चाहिए कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था कि क्रॉस प्रोडक्ट से हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिलता है। तो ये पैरेललोग्राम जहाँ बनेगा वो एक पूरा प्लेन डेवलप होगा। ठीक है, तो इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगी हमेशा फोर्स। तो ये तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया क्यू वी बी साइन थीटा, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के लिए ईवीडी भी लिख सकते हैं। अब अगली बात, मैक्सिमम फोर्स आखिर क्या क्या जादूगरी कर सकती है, उसको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के एक और ब्यूटी की तरफ। तो लेट्स से एक पॉजिटिव चार्ज v वेलोसिटी के साथ और एक नेगेटिव चार्ज v वेलोसिटी के साथ इस क्रॉस फील्ड में एंटर हुए हैं। क्या मतलब था क्रॉस फील्ड का, याद है किसी को? मैंने पूछा इस क्रॉस फील्ड का क्या मतलब था? फील्ड आउट है या इनटू द पेज? आउट ऑफ द पेज। इनटू द पेज। क्रॉस फील्ड का मतलब होता है टू द पेज, डॉट फील्ड का मतलब होता है आउट ऑफ द पेज। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या आप रिपीट कर सकते हैं आप क्या पढ़ा रहे थे? बट आई वाज हुआ और हमने इस इक्वेशन को डिस्कस किया है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी इक्वल टू क्यू क्रॉस बी का क्रॉस बी से फोर्स की फाइंड करते हैं जो राइट टूल है। सर आपकी आवाज कट रही है। हेलो बेटा, आवाज ठीक आ रही है मेरी? सर आ रही है लेकिन सिग्नल कम है तो कटने का खदशा है। चलिए अभी आवाज बेहतर हो जाएगी, इंटरनेट कनेक्शन तो बेहतर हुआ पहले से। तो अच्छा, अब हमें जो सबसे पहली चीज़ सीखनी है कि वो फोर्स जो मूविंग चार्जेस पर लगेगी, ठीक है, वो पॉजिटिव पर किस डायरेक्शन में लगेगी और नेगेटिव पर किस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मैंने सिमेट्री बनाई हुई है, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी शो की हुई है। क्रॉस का मतलब है फील्ड इनटू द पेज है। अब हमने ये देखना है कि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किस तरफ लगेगी। तो आप सब बच्चे जो है ना अपनी फिंगर्स को स्क्रीन की तरफ पॉइंट करते हैं। यानी क्रॉस फील्ड का मतलब है कि फील्ड इनटू द पेज या इनटू द स्क्रीन है, तो आपकी चारों फिंगर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए स्क्रीन की तरफ। हाँ जी, कर दिया साहब सबने। सर अब आपका जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में होना चाहिए, यानी आपके थंब की जो डायरेक्शन है वो ये होनी चाहिए, ये वाली, दिस वन। इस डायरेक्शन में आपका थंब हो जाएगा प्रोजेक्टेड। कर दिया? हम तो ऊपर की तरफ फेस कर रहे हैं। थंब ऊपर की तरफ फेस नहीं करेगा, थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगा। इसको नहीं देखना, जो मैं बता रहा हूँ वो करना है। हाँ जी, इनटू द पेज फील्ड, थंब राइट साइड की तरफ, तो आपकी जो पाम होगी ना उसकी डायरेक्शन इस तरफ बन रही होगी। वेरीफाई करें ऐसा हो रहा है? जी सर। जी सर। ओके, व्हाट विल हैपन कि ये पॉजिटिव चार्ज जब इस v वेलोसिटी के साथ क्रॉस फील्ड में एंटर होगा तो इट विल बी डिफ्लेक्टेड अपवर्ड। अगर पॉजिटिव अपवर्ड डिफ्लेक्ट होगा तो फोर्स इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू इंटू वी क्रॉस बी होती है। प्लस माइनस इसलिए कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और फोर्स एक वेक्टर है। तो अगर पॉजिटिव वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव वेक्टर किस तरफ आएगा? नीचे की तरफ आएगा। तो एक क्रॉस फील्ड के अंदर याद रखें, पॉजिटिव चार्जेस अगर अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेंगे तो नेगेटिव चार्जेस उसी सेम टाइम पर डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट करेंगे। अब अगर आपको सवाल नेगेटिव चार्जेस से रिलेटेड आया है
तो भी आप अपनी प्रैक्टिस यही करें कि आप ये सोचें कि अगर यहाँ पॉजिटिव चार्जेस होते तो वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होते। पॉजिटिव चार्जेस डिफ्लेक्ट होते अगर अपवर्ड तो नेगेटिव ने आना था डाउनवर्ड, और अगर ऐसी किसी कंडीशन में पॉजिटिव डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो रहे होते तो नेगेटिव ने किस तरफ जाना था, अपवर्ड डायरेक्शन में जाना था। ये वाली जो कैटेगरी है मैग्नेटिक फील्ड की, इसकी मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट कर सकते हैं। तो इतना हिस्सा समझ आ गया। चार्ज की किधर का प्रिफर करना है, हमें कैसे पता चलेगा किस तरफ से चार्ज प्रिफर करना डाउनवर्ड या अपवर्ड? तो ये बेटा हमें हमारे राइट हैंड रूल से पता चलेगा ना। दोबारा देखें, ये चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ है इस रीजन में जहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। तो आप दोबारा से अपना राइट हैंड उठाएं, अपने फिंगर्स को स्क्रीन की तरफ पॉइंट करें और अपने थंब को राइट साइड की तरफ पॉइंट आउट कर दें, और देखें आपकी हथेली, आपकी जो पाम है उसकी इस तरफ डायरेक्शन बन रही है। बताएं, वेरीफाई करें। यस सर। ठीक है, तो जिस तरफ आपकी हथेली जाएगी ना उसी तरफ चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगी। अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे लग रही है तो बिल्कुल उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में किस पे लगेगी, नेगेटिव चार्ज पर, लेकिन लगेगी इसी मैग्नीट्यूड में, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। और अभी कोई बच्चा बता सकता है वी और बी में एंगल कितना बन रहा है? हाँ जी बच्चों, नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, इतना परेशान नहीं होना इस पर। वी और बी के दरमियान एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। इट्स एग्जैक्ट 90 डिग्री। ये वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, और ये नीचे की तरफ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों जो है ये नहीं, अगर को थोड़ा सा विजुलाइज करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड और ये वेलोसिटी वी। तो एंगल कितना बन रहा है इनके दरमियान, 90 डिग्री। तो इस वक्त ये जो लगने वाली फोर्स है ये बेसिकली किस मैग्नीट्यूड की फोर्स है? ये है मैक्सिमम फोर्स। ऑल क्लियर? ये बच्चों इस स्लाइड पे क्लियर है चीजें? हेलो, सर प्लीज दोबारा रिपीट कर दें, मैं किसी काम में पड़ गई थी। एक तो पूरी तवज्जो इधर रखनी है क्योंकि हर पिछली स्लाइड ने अगली स्लाइड के साथ कनेक्ट होना है। ये मैं दोबारा एक दफा समझा रहा हूँ, लास्ट टाइम चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड जो क्रॉस फील्ड है उसमें एंटर हो रहा है, ठीक है। अब आप अपना राइट हैंड अपनी फिंगर्स को पॉइंट कर दें स्क्रीन की तरफ और अपना थंब पॉइंट करें वेलोसिटी की डायरेक्शन में, यानी टुवर्ड्स द राइट साइड। तो आपकी जो हथेली है, आपकी जो पाम है, वो प्रोजेक्ट करेगी अपर डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव चार्ज पे लगेगी फोर्स इस तरफ, रिफ्लेक्टिंग फोर्स, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगी डाउनवर्ड, बिल्कुल ऑपोजिट टू द पॉजिटिव। यहाँ से आपने एक बात, एक जुमला याद रखना है कि मैग्नेटिक फोर्स इज ओनली अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। ये लिख लें बात अपने पास, मैग्नेटिक फोर्स इज ओनली अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। यस सर। और वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। ये भी सेंटेंस लिख लें अपने पास, ओके सर। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। ये क्यों जीरो होता है ये भी आपको अगली स्लाइड में समझ आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद मुख्तलिफ ओरिएंटेशन है, जैसे भी आपने ये वाली ओरिएंटेशन देखी, पॉजिटिव अपवर्ड डिफ्लेक्ट हो रहा है, नेगेटिव डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो रहा है। इस डायग्राम में बताएं पॉजिटिव किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा। आप खुद असेसमेंट करें कि थंब किस तरफ करना है और फिंगर्स किस तरफ करनी है। सर जी पॉजिटिव राइट साइड पे और नेगेटिव लेफ्ट साइड पे। वेरी गुड, पॉजिटिव जाएगा राइट साइड की तरफ और नेगेटिव जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ। सेम उसी तरह आप अपनी फिंगर्स को इनटू द स्क्रीन प्रोजेक्ट करेंगे और थंब को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे, तो आपका जो पाम है, थप्पड़ है, वो राइट साइड की तरफ बनेगा। तो राइट साइड की तरफ कौन सा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव। इस डायग्राम में बताएं। लेफ्ट साइड की तरफ। सर जी पॉजिटिव लेफ्ट साइड की तरफ और नेगेटिव राइट साइड की तरफ। तो पॉजिटिव होगा लेफ्ट को और राइट, नेगेटिव जाएगा राइट को। तो इस तरीके से राइट हैंड रूल की कुछ प्रैक्टिस करने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, और वो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, यहाँ पे हेडिंग दे दें, शेप ऑफ पाथ इन द मैग्नेटिक फील्ड। शेप ऑफ द पाथ इन मैग्नेटिक फील्ड। अब देखें, ऐसा नहीं है कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जस्ट एक झटके के लिए डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगाएगी और फिर खत्म हो जाएगी। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो परमानेंटली डिफ्लेक्टिंग फोर्स होने का सबूत देगी। जैसे ये चार्ज पार्टिकल फॉर एग्जांपल एंटर हुआ है, तो इसके एंटर होते ही एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स इमेजिनरी सेंटर की तरफ एक्ट करना शुरू कर देगी। ये पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता जा रहा है और ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स मुसलसल
उस पे टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करती रहेगी परपेंडिकुलरली। यानी जैसे जैसे पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद रहेगा एज इट इज ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करती रहेगी। तो आप लोगों ने ये पढ़ा भी हुआ मैग्नेटिक फील्ड में कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं तो दे स्टार्ट रिवॉल्विंग इन अ सर्कल। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने आपको सर्कल अब क्यों बताया, पहले मैंने आपको डिफ्लेक्शन क्यों बताई। तो सर्कल की दो टाइप्स होती है ना, या वो सर्कल एंटी क्लॉकवाइज होता है या वो क्लॉकवाइज होता है। तो डिफ्लेक्शन से हमें ये पता चलेगा कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में रिवॉल्व करेगा तो वो सर्कल एंटी क्लॉकवाइज बनेगा या क्लॉकवाइज बनेगा। जैसे दोबारा से एक दफा प्रैक्टिस करते हैं कि ये पार्टिकल वी वेलोसिटी के साथ जब एंटर हुआ तो आपने कहा ये पॉजिटिव अपवर्ड डिफ्लेक्ट होगा। अब अपवर्ड से मुझे ये समझ आ गई कि ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जब रिवॉल्व करेगा तो मुझे बताएं ये पेन किस डायरेक्शन में घूम रहा Anti-clockwise. है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस वक्त जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस डायरेक्शन में घूमना या सर्कुलेट करना शुरू कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आपको पॉजिटिव की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझ आ जाएगी तो डू रिमेंबर कि इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट रिवॉल्विंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो ये मेन काम हमने सीखना था डिफ्लेक्शन से, कि हमें ये पता चले कि कौन सा पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो किस डायरेक्शन में करेगा, क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा। अब देखेंगे शेप ऑफ द पाथ सिर्फ एक सिचुएशन में पॉसिबल है जब V और B आपस में परपेंडिकुलर हो, यानी V और B के दरमियान जो एंगल है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री हो। एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा तो आप सब लोग याद रखेंगे कि शेप ऑफ द पाथ क्या बनेगा, बताएं शाबाश, सर्कल बनेगा। सर्कल को गवर्न करने वाली फोर्स कौन सी होती है, सेंट्रीपिटल, ऐसे ही है। नो सर्कुलर मोशन इज पॉसिबल विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन सी फोर्स कर रही है, मैग्नेटिक फोर्स। तो इस जगह पर हम एक बैलेंस लेंगे दैट QVB has started acting like centripetal force FC, यानी QVB is acting like mv square over r। ये फॉर्मूला जरा लिखते हैं सब बच्चे अपने पास, QVB is equal to mv square over r। और यहाँ से मुझे जरा रेडियस की इक्वेशन बना के दें। R equals to mv square over qvb. r is equal to mv over qb अगर कर लें तो ठीक है, Yes, sir. क्योंकि v से एक v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एम आई राइट? हाँ जी बच्चों, कोई परेशानी यहाँ तक? इस लेक्चर का मजा लेना, मैग्नेटिक फील्ड और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग तरह से आपको डिफरेंट शेप डिफरेंट पाथ समझ आएंगे। इस लेक्चर को लेकर परेशानी बिल्कुल नहीं लेनी, इसमें से बहुत आसान आसान सवाल आए हैं हमेशा एमकैट में। तो चार्ज पार्टिकल जब 90 डिग्री में एंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड में, बताएं क्या शेप बनाते हैं, Circular shape. सर्कुलर शेप बनाते हैं। उस सर्कल का रेडियस फाइंड करना हो तो क्या करें, MV over Q over B, MV over Q. एम वी ओवर क्यू बी से हम उसका रेडियस फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी, हमने रेडियस फाइंड कर लिया। अब मुझे कोई बच्चा ये बताएगा कि प्रोटॉन का रेडियस बड़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन का बड़ा होगा। प्रोटॉन का। प्रोटॉन का चूंकि मास ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर बाकी सब पैरामीटर्स कॉमन रखें, हेलो, ये डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया? नो सर, आवाज आ रही है। नो सर, आवाज आ रही है। ओके, तो जिसका अगर बाकी सब पैरामीटर्स कॉमन रखें तो जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा उसी का रेडियस सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब एक बात तो क्लियर होगी आप सबको कि अगर वी और बी परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री एंगल होगा वी और बी में, तो शेप ऑफ द पाथ बनेगा सर्कल। सर्कल को गवर्न करती है कौन सी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है, तो मैंने इसलिए बताया था क्योंकि आप सबको पता होगा कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स भी हमेशा क्या होता है, जीरो। आप समझ आ गई कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जीरो। जीरो। दूसरी बात, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एक्सेलरेट नहीं कर सकता, यानी स्पीड अप नहीं हो सकता। यहाँ से इस पॉइंट से मैं थोड़े से पॉइंट्स मजीद क्लियर कर दूं। ये साइड क्लियर है सब बच्चों को? Yes, sir. अब देखें अगली चंद बातें। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रिवॉल्व कर रहा है, आपको क्वेश्चन आएगा कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रिवॉल्व कर रहा है तो कौन से पैरामीटर है जो चेंज नहीं होंगे। जो मैं लिख रहा हूँ उनको नोट कर लें, स्पीड और काइनेटिक एनर्जी, ये दो पैरामीटर्स चेंज नहीं होंगे, क्योंकि स्पीड और काइनेटिक एनर्जी दोनों स्केलर्स हैं, मैग्नीट्यूड्स हैं। और मैग्नेटिक फोर्स जो है ये चूंकि कोई वर्क नहीं कर रही, लिहाजा ये स्पीड भी चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा तो हुआ है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो भाई अगर वर्क ही नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होगी। बता, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड में रिवॉल्व करते हुए पार्टिकल के कौन से पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं। The radius. वेलोसिटी। रेडियस तो कांस्टेंट हो गया ना, रेडियस तो मतलब पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है। अब देखें हर पॉइंट पे पार्टिकल की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो स्पीड चेंज नहीं होगी लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है कि पार्टिकल का मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज होगा। तो जो चीज़ें चेंज नहीं होंगी, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी
और जो चीज़ें चेंज होंगी वो है वेलोसिटी एंड मोमेंटम। और सॉरी, जो चीज़ें चेंज होंगी ठीक है वेलोसिटी एंड मोमेंटम है। तो ये स्लाइड से एक और पैरामीटर सर्कुलर केस में आप लोगों ने याद रखना है। समझ आ गई इस बात की? वेलोसिटी सिर्फ डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रही है, अदरवाइज जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी यानी स्पीड है इट विल रिमेन सेम। चलें आगे। अच्छा जी, अब आ जाए जरा सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पे। ये फॉर्मूला तो आपने सीख लिया ना, R इज इक्वल टू mv ओवर qb। सर ये mv मोमेंटम है ना? mv मोमेंटम है, ये क्लियर है? R इज इक्वल टू mv ओवर qb सबको। यस सर। mv को हम मोमेंटम भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यस सर। अब देखें, अब माइट भी आप लोगों ने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन चलो मैं दोबारा उसकी डेरिवेशन करवा देता हूँ। एनर्जी मोमेंटम रिलेशन बोलते हैं इसको। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? mv²/2, ये होगी काइनेटिक एनर्जी। हम इस इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर देते हैं, यानी ऊपर भी एक m से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी एक m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया m²v² यानी मोमेंटम स्क्वायर, और नीचे बन गया 2m। अब अगर 2m को हम दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा 2me इज इक्वल टू p²। तो फिर अकेला p किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? Square root 2 mp. तो ये ठीक लिखा हुआ है √2me। यस। ऑल डन। और इसमें जो m है वो मास ऑफ द पार्टिकल है, e जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है। और आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स भी लिख सकते हैं। कई जगहों पे बुक में लिखा हुआ है कि EV इज इक्वल टू 1/2 mv²। हाँ जी बेटा, सर हमने मल्टीप्लाई किया। m इसीलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें मोमेंटम की इक्वेशन बनानी थी। मोमेंटम mv होता है ना हमारे पास। बात समझ आ गई? हेलो। Yes sir. आगे। ओके, अच्छा, अब हम जरा शेप ऑफ द पाथ को कंटिन्यू कर लें पहले। अच्छा चलें इस शेप पे आ जाए, इस जगह पर। ये जो ब्लैक लाइंस हैं ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। तो जरा यूज करें राइट हैंड रूल और मुझे बताएं कि पार्टिकल किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा। नीचे की सर जी तरफ। अपवर्ड। नीचे की तरफ। अपवर्ड। Upward होगा. कितना मजा है अगर मैं आपसे कहूँ कि ये डिफ्लेक्ट होगा ही नहीं। एंजॉय करेंगे इस बात को, और फिर आंसर भी आप खुद ही देंगे कि क्यों डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो साइन 0 0 होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होगी, फोर्सिंग साइन लगेगी. 0 0 होता है तो अल्लाह के बंदो फोर्स क्या हो जाएगी? 0। तो ऐसी कंडीशन में जहां चार्ज पार्टिकल आइदर पैरेलल और आइदर एंटी पैरेलल टू द फील्ड मूव कर रहा हो, उस पर कोई डिफ्लेक्टिंग फोर्स नहीं लगेगी, और उसका दिल यही करेगा कि मैं बस यहाँ से सीधा गुजर जाऊं। अब चाहे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट भी क्यों ना हो, ये इस चार्ज पार्टिकल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बात समझ आ गई सबको इसकी? Yes sir. ठीक है, तो अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, एंटी पैरेलल, या एक और वर्ड यूज होता है अलोंग द फील्ड, इस तरह मूव करे, तो डू रिमेंबर कि कोई फोर्स इस पे एक्ट नहीं करेगी। तो मैं फिर साथ साथ रिकॉल करके पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ। अगर वी और बी परपेंडिकुलर है तो शेप क्या बनेगी? Circular. अगर वी और बी पैरेलल हैं Straight. तो आप इसको स्ट्रेट Straight शेप line. कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं, नहीं कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। अब एक और डायग्राम पे आ जाए। अब बताएं, अब ये चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा? सर जी करेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आती है। बिल्कुल, बस इतनी सी जजमेंट करनी है, दोनों परपेंडिकुलर हैं। आप देखें अपनी फिंगर्स स्क्रीन के सामने लाके ना अपने फिंगर्स को राइट साइड की तरफ कर दें और थंब को अपवर्ड डायरेक्शन में स्क्रीन के टॉप की तरफ कर दें। तो आपका जो पाम है ना वो स्क्रीन की तरफ जा रही होगी, थप्पड़ जो है वो आपका स्क्रीन को लग रहा होगा। बन रहा है ऐसे? जी सर। तो इसका मतलब है कि चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। यार ये मैंने अभी कोई नई बात तो नहीं बताई, सर्कल तो हम पहले भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं हो जाएगी जब हम एक ऐसी कंडीशन में आ जाएंगे जहां वेलोसिटी ना तो एग्जैक्टली पैरेलल है ना एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। नाउ द वेलोसिटी इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद अ मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बात समझ आ गई? यस सर। लेकिन हमारे पास एक चॉइस तो है ना, कि हमारे पास वेलोसिटी अगर वेक्टर है तो वेक्टर के हम कंपोनेंट्स तो बना ही सकते हैं। तो हम ये मैं जो ब्लू वेक्टर्स बना रहा हूँ, ये जो वेलोसिटी यहाँ पर गिवन है, ये उस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, और ये वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो फील्ड के साथ पैरेलल है। ये बात भी समझ आ गई? अब मुझे बताएं, वो जो पैरेलल कंपोनेंट है, क्या उसकी यही ख्वाहिश नहीं है कि मैं सीधा चला जाऊं? यस सर। और जो परपेंडिकुलर है उसकी ये ख्वाहिश नहीं है कि मैं घूमता रहूं? तो पैरेलल यस। कंपोनेंट चाहता है कि वो स्ट्रेट मूव करे, जबकि उसी सेम टाइम पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहता है कि आई वांट टू रिवॉल्व इन अ सर्कल।
तो चूंकि दोनों कंपोनेंट्स मौजूद हैं, लिहाजा दोनों ख्वाहिशात पूरी होंगी इस पार्टिकल की, और ये आगे भी बढ़ता जाएगा और सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म करता जाएगा। इस शेप को बच्चों क्या बोलते हैं? हेलिक्स। ठीक है, तो जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल ना तो 0 डिग्री है ना ही 90 डिग्री है। 0 डिग्री में बननी थी स्ट्रेट लाइन, 90 डिग्री में बनना था सर्कल। अब चूंकि दोनों कंडीशंस मिक्स होके आ गई हैं, एंगल इज नाइदर 0 नाइदर 90, तो पार्टिकल की जो शेप होगी उसको हम हेलिकल शेप बोलते हैं। कंफर्म नहीं कि अगर आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ आ गई है तो। Yes, sir. ठीक है, तो V और B परपेंडिकुलर हो तो शेप क्या बनती? Circle. सर्कल पैरेलल हो तो शेप, Straight. और स्ट्रेट एंगल ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 हेलिक्स Vertical form. हेलिक्स बनेगी। अच्छा, और कोई शेप बन सकती? बन तो सकती है तो बन तो सकती है, चलें बनाते हैं। जलेबियां खाई हुई आप सबने? Yes, sir. जलेबियों की शक्ल कैसी होती है? हेलिकल हेलिकल तो स्प्रिंग की होती है। स्प्रिंग जैसी जलेबियां किसने खाई हुई? कभी कभी होती है जलेबी ऐसी। ये अच्छा, coiled होती मान है, लेते coiled. हैं। ये शेप, हाँ ये कॉइल्ड, जैसे वो मच्छर मारने वाली कॉइल होती है ना, ये वैसी शेप लग रही है। Yes, sir. इस शेप को बोलते हैं स्पाइरल। ये शेप कब बन सकती है? रेडियस की इक्वेशन दोबारा लिखते हैं, mv ओवर क्यूब p। अगर पार्टिकल की बाय सम मींस वेलोसिटी चेंज होने लग जाए तो साथ साथ रेडियस भी चेंज होने लग जाएगा ना। तो अब एक पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ, वेलोसिटी लेट्स से डिक्रीज कर रही है, तो उसका विद द पैसेज ऑफ टाइम रेडियस भी डिक्रीज करता जाएगा, और डिक्रीज इन द रेडियस जो है वो अपीयर होगा एक शेप की सूरत में, जिस शेप को हम क्या बोलेंगे? स्पाइरल शेप बोलेंगे। बात समझ आ गई? जी सर, तो सर एंगल ग्रेटर देन 90 होगा तब इस सूरत एंगल में। अभी 90 है, देखें 90 डिग्री। तो फिर ये क्यों बन एंगल गया, स्पाइरल क्यों बन गया सर्कल की बजाय? एंगल 90 ही है। पहले जब सर्कल बना था तो वेलोसिटी कांस्टेंट थी। यहाँ मैंने बताया कि अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो रेडियस भी चेंज होगा, और चेंजिंग रेडियस की वजह से जो शेप बनेगी वो फिर सर्कल नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? स्पाइरल कहलाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो फिर एक पॉइंट पास से चार्ज करूँ जाना चाहिए हमें, बिल्कुल बिल्कुल एंड में क्या आना चाहिए? रुक जाना चाहिए। ये इस पॉइंट पे आके बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लग जाएगा, बस मतलब रेस्ट पे नहीं आएगा, चलता रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी तो एग्जिस्ट कर रही है ना विद सम बाय सम मींस। हाँ, अगर वेलोसिटी एग्जैक्टली जीरो हो जाती है, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। अगर वेलोसिटी एग्जैक्ट जीरो हो जाती है तो पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स एंड उसी टाइम पे जीरो हो जाएगी। हमें क्वेश्चन आता है कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, हम उसके ऊपर, वो रेस्ट पे मौजूद है जी, अगर वेलोसिटी कम चेंज हो रही है तो फिर वर्क डन होगा ना। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये वर्क डन होगा, लेकिन ये उस पैरामीटर की तरफ से वर्क डन होगा जो वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वेलोसिटी को इस, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होना चाहिए, सिर्फ डायरेक्शन नहीं। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होने से तो मतलब वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी में भी डायरेक्शन चेंज होती है, तो मैग्नीट्यूड चेंज करने वाला कंपोनेंट अभी भी मैग्नेटिक नहीं होगा। ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये काम हो रहा होगा, लेकिन हम इसको डिस्प्ले कर रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अभी इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आगे मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स आएगा, वहां पर जाके मैं ये पॉइंट आपको दोबारा क्लियर कर दूंगा। उतनी देर में आप इस पॉइंट को जरा दोबारा क्लियर करें। एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर पड़ा है और हम वहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं यूनिफॉर्म, तो इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगी। तो अगर पार्टिकल रेस्ट पर है ना, v जीरो है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी आपके पास क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ऑल क्लियर? Yes, sir. तो शेप्स को कंप्लीट करने के बाद अब हम वापस आते हैं एक और पॉइंट पर। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें जरा। इस स्लाइड में क्या शो किया हुआ है कि पार्टिकल्स शो किए हुए हैं, उनके मासेस, और मासेस में दो कैटेगरीज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन है, उसके बाद न्यूट्रॉन डबल ऑफ प्रोटॉन होता है, ट्रिटियम ट्रिपल ऑफ प्रोटॉन होता है, और अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है। चार्जेस पे आ जाए तो इलेक्ट्रॉन से लेकर ट्रिटियम तक सब पे चार्ज सेम होता है, जस्ट अल्फा पार्टिकल पे जाके जो चार्ज है वो डबल हो जाता है। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन का हमने करना क्या है? इस सारी इन्फॉर्मेशन को हम यूज करेंगे एक और जगह पर। यहाँ पर वो सारी इक्वेशंस लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई और समझाई। ठीक है, अब एक सवाल आता है, सवाल ये आता है कि एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन enters a uniform magnetic field with same। अब सेम के बाद कोई एक पैरामीटर दिया होगा, मतलब हो सकता है उसने कहा सेम वेलोसिटी, हो सकता है एंटर विद सेम मोमेंटम, वो कहेगा एंटर विद सेम काइनेटिक एनर्जी या एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो उसके बाद वो पूछेगा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। मिसाल के तौर पे हम पहली कैटेगरी पे आ जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम
वेलोसिटी से एंटर होते हैं, तो हम लिखेंगे एम ई वी ओवर क्यू बी रेशो एम पी वी ओवर क्यू बी। ठीक है, अब देखें वेलोसिटी क्या है, सेम, तो वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड से कैंसिल हो गई। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज भी क्या होता है, सेम होता है। तो रेडियस की जो रेशियो है बच्चों, वो क्या रेशियो बन रही है, वो बन रही है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रेशियो मास ऑफ प्रोटॉन। इस रेशियो को आप 1 रेशियो 1836 या 37 भी लिख सकते हैं ना। यस सर। Yes, sir. तो इससे ये साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉन का रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर होगा तो सेम उसी टाइम पे प्रोटॉन का रेडियस 1836 सेंटीमीटर होगा, यानी इतना बड़ा रेडियस होगा प्रोटॉन का। सिमिलरली अगर इसी सवाल में वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंटर्स द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद सेम मोमेंटम, तो अब आप मोमेंटम वाली इक्वेशन लिखेंगे। अगर वो कहता है सेम काइनेटिक एनर्जी, तो फिर आप काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन लिखेंगे। और अगर वो कहता है एक्सेलरेटेड टू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो देन यू विल हैव टू एक्सेलरेट इट थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। लेट्स से मैं यहाँ पे एनर्जी वाली टर्म सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा √2 m e over q b रेशियो √2 m e over q b। स्टिल चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे सेम है। √e से √e भी कैंसिल होगा, 2 से 2 भी कैंसिल होगा, लेकिन आप स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन से कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों क्वांटिटी सेम नहीं है। लिहाजा अब जो आपका रेशियो का आंसर आएगा वो √me रेशियो √mp आएगा, यानी √1 रेशियो √1836। बात समझ आ गई सबको? तो मैं जी सर। स्क्रीन से ये सारी रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं एक एक करके स्क्रीन आगे करूंगा। उसमें डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे, सब पार्टिकल के साथ आपने सेम यही प्रोसीजर करते जाना है, सेम वेलोसिटी, सेम मोमेंटम, सेम एनर्जी, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके ओके कर दें। तो मोमेंटम कैसे दोनों का सेम होगा, दोनों के मास डिफरेंट होते हैं। क्या होगा? मास तो दोनों के डिफरेंट होते हैं, तो मोमेंटम कैसे सेम होगा। मास सेम, मास डिफरेंट है तो देखें, एक अगर मास, बहुत आसान सी मिसाल है, किसी पार्टिकल का मास कम है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा कर दें, और किसी पार्टिकल का मास ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम कर दें, तो मोमेंटम बराबर हो ही सकता है। गॉट इट? तो इसका ले लें स्क्रीनशॉट, और इससे नेक्स्ट पे इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर नेक्स्ट कंपैरिजन है प्रोटॉन का ट्रिटियम से, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और नेक्स्ट कंपैरिजन है प्रोटॉन का अल्फा पार्टिकल से। तो इन सब स्लाइड्स को आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, मैं इसका जो सॉल्व वर्जन है वो सर मौजूद को सेंड करूंगा, वो आपको लास्ट स्लाइड्स की तरह सेंड कर देंगे। ठीक है, और उसमें ये सारी वैल्यूज लिखी होंगी, लेकिन आपने खुद से काम करना है। ये ना हो कि बस वहाँ से देख के तसल्ली कर लें कि बस ठीक है वहाँ पे हुआ है। बेसिक आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, उसी से आपको आसानी मिलेगी एमकेट में। ठीक है, अब हम इसके लास्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल थिंग। देखें, इस डायग्राम पे सबकी तवज्जो हो जाए। हम एक पार्टिकल को ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज करते हैं, छोड़ देते हैं, से मुराद के रख देते हैं। शुरू में उसकी वेलोसिटी 0 है मिसाल के तौर पे। तो मुझे बताएं कि ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट मूव पार्टिकल्स पे फोर्स नहीं लगाती? तो मूव करेगा। मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक्सेलरेटिंग फोर्स है, और इसकी इक्वेशन हमने पहले पढ़ी भी है, F = QE। पहली बात। दूसरी बात, अगर हमने रिलीज किया इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है, और अगर हम रिलीज करें पॉजिटिव चार्ज को, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है, और ये फील्ड उसे खुद ब खुद ये काम करवाती है। उससे अगली बात मुझे बताएं, इन दोनों पार्टिकल्स की स्पीड आगे बढ़ते हुए कांस्टेंट रहेगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? इन दोनों की वेलोसिटी करेगी इंक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स एक एक्सेलरेटिंग फोर्स है। ये जुमला या पॉइंट अपने पास लिख लें। जैसे मैग्नेटिक फोर्स का लिखा था ना कि ये एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में लिखें कि ये एक एक्सेलरेटिंग फोर्स है। ये पार्टिकल की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकती है। लिख लिया? सर इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ से आ गई वैसे? अभी आपको पता चलेगा आगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स का हमें काम क्या करना। इलेक्ट्रिक फोर्स का ये बिहेवियर मुझे बस कंफर्म कर दें कि इलेक्ट्रिक फोर्स की समझ आ गई कि इसमें चार्ज पार्टिकल को रिलीज करें Yes, sir. तो उस पर फोर्स लगने लगती है, और वो फोर्स चार्ज पार्टिकल की स्पीड को कम ज्यादा कर सकती है। लेकिन क्या वो चार्ज पार्टिकल की स्पीड को मैग्नेटिक फोर्स कम ज्यादा कर सकती?
नो सर। नहीं सर। नहीं कर सकती। सो आप इस डायग्राम पे देखें, लेकिन सर रियल लाइफ के अंदर तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इकट्ठे एग्जिस्ट कर रही होती है। बस मैंने कहा इस डायग्राम को देखें, ये जो ब्लैक वेक्टर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स फील्ड को, ये जो रेड वेक्टर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और दोनों की डायरेक्शन सेम रखी हुई है। मतलब यू विल गेट अ क्वेश्चन कि इन अ रीजन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड both point in the same direction. If a charged particle is released in the region, then it will. अब पहली बात तो आपका कॉन्सेप्ट आपको बता रहा है ना कि मैग्नेटिक फोर्स ने तो इस पे कोई असर करना ही नहीं है, ऐसा है? जी सर। सिर्फ और सिर्फ इस पे एक्ट कौन सी फोर्स करेगी? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अगर आपने सिर्फ इसको यहाँ पे रिलीज किया था तो इलेक्ट्रिक फोर्स इसकी स्पीड बढ़ाना शुरू कर देगी। तो ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जिसमें बताया होता है कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स मौजूद हैं, ठीक है, तो दोनों फील्ड्स की मौजूदगी में देयर आर चांसेस कि कभी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी कभी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। ऐसा भी चांस बनेगा कि दोनों फील्ड्स मौजूद होंगी और पार्टिकल पे फोर्स ही नहीं लगेगी। उस चीज को एंजॉय करने के लिए जरा आगे बढ़ते हैं। ये है रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड में बताएं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर हो रहा है, किधर जाएगा? टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट चला गया। अब ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है, क्रॉस फील्ड में, बताइए किधर जाएगा? सर्कुलर मूव करेगा। ये राइट हैंड रूल से नीचे की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड। ये राइट हैंड रूल से जाएगा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ इसलिए क्योंकि पॉजिटिव ने ऊपर जाना था ना, तो ये नेगेटिव है तो ये नीचे की तरफ जाएगा। अब इन दोनों फील्ड को जरा सा दिमाग में बैठा लें। ये फील्ड नेगेटिव चार्ज को अपवर्ड लेकर जा रही है और ये फील्ड नेगेटिव चार्ज को डाउनवर्ड लेकर जा रही है, तो हम इन दोनों फील्ड को इकट्ठा कर देते हैं। अब यहाँ पर रेड लाइंस को देखें तो ये किसको शो कर रही हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को। और ये जो क्रॉसेस यहाँ पे लगे हुए हैं ये किसको शो कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड को। तो वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अब जो यहाँ से गुजरने की कोशिश करने लगे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स पर एक तरफ एक्ट कर रही है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो दूसरी तरफ उनको बुला रही है अपनी तरफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो आपको अगर याद हो कि किसी पार्टिकल पर सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स को कौन सी फोर्स बोलते हैं? लॉरेंस फोर्स। याद आ गई बात? यस सर। अब लॉरेंट फोर्स क्या करेगी? देखें, इलेक्ट्रॉन्स पर अगर ऐसा हुआ कि जितनी लग रही है इलेक्ट्रिक फोर्स उतनी ही डाउनवर्ड लग रही है मैग्नेटिक फोर्स, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से सीधे गुजर जाएंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे उन पर फोर्स लगी नहीं रही। उसकी वजह ये है कि उन पर लगने वाली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस बराबर हो गई। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स बराबर होने का मतलब है कि क्यू ई बराबर हो गया है क्यू वी बी के। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटी की इक्वेशन बनेगी ई ओवर बी। यहाँ से पहला एमसीक्यू वो कहता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स को मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स पे डिवाइड कर दें तो हमें कौन सी क्वांटिटी मिलेगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो इसको अपने साथ पास इस तरीके से लिख भी लें, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि न्यूटन पर कूलम डिवाइडेड बाय टेस्ला इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। ये एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो अब मैंने जो पहले बात की कि ऐसे भी रीजन आएंगे, ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, लेकिन दोनों के होने के बावजूद भी पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रही। तो ऐसी कंडीशन में या ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं किस चीज का? हाँ जी, ये मैंने अंडरलाइन किस पॉइंट को किया? ये क्या लिखा हुआ है? वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर। ये वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है, इसका क्या करना होता है? उससे पहले ये आपके सामने एक एग्जांपल आ रही है, इसको सॉल्व करें जरा। हाँ जी, वेलोसिटी का ये आंसर आ रहा है सब बच्चों का? सर। हाँ जी बच्चों। यस सर। अच्छा, ये वेलोसिटी हमने करनी क्या है?
वेलोसिटी सिलेक्टर क्यों बनाते हैं? गौर से बात सुनिए मेरी। वेलोसिटी सिलेक्टर हम इसलिए बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? चार्ज टू मास रेशियो। ये टॉपिक पढ़ा होगा ना, चार्ज टू मास रेशियो। इस टॉपिक में इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होते हैं एंड दे स्टार्टेड रिवॉल्विंग इन अ सर्कल। तो हमें उस चैम्बर में जिसमें हमें चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करनी है, एक रेडियस बनने देना है। एक रेडियस तभी बनेगा जब एक जैसी वेलोसिटी होगी। अगर वेलोसिटीज डिफरेंट होंगी तो रेडियाइज भी डिफरेंट बनेंगे, तो हमें चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करने में मुश्किल होगी। तो उस टॉपिक में अगर आप ध्यान देंगे तो सिर्फ एक रेडियस बना है, इसका मतलब है एक जैसी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुई है, और वो एक सिंगल वेलोसिटी की सूरत में एंटर हुई है। क्या हमने उसे किधर से गुजारा है? वेलोसिटी सिलेक्टर में से गुजारा है। बात समझ आ गई मेरी? हाँ जी बच्चों, हेलो। वेलोसिटी सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? Yes, sir. अब एक बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट में डिस्कस करने लगा हूं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं विद रैंडम वेलोसिटी। क्या ये सभी यहां से सीधे गुजर जाएंगे? हाँ जी बच्चों, क्या ख्याल है? Yes, sir. यहाँ से सीधे सिर्फ वो पार्टिकल्स जाएंगे जिनकी वेलोसिटी ई ओवर बी है। लेट्स से ई ओवर बी का जवाब 100 मीटर पर सेकंड आ रहा है। मैंने कहा इनकी रैंडम वेलोसिटीज हैं, किसी की 105 भी हो सकती है, किसी की 90 भी हो सकती है। अगर ई ओवर बी का जवाब 100 आ रहा है ना, तो वो तमाम इलेक्ट्रॉन्स जिनकी वेलोसिटी 100 है ना, सिर्फ वो सीधे जाएंगे। जिनकी वेलोसिटी 100 नहीं है वो सीधे भी नहीं जाएंगे। कुछ डिफ्लेक्ट होंगे नीचे, कुछ डिफ्लेक्ट होंगे ऊपर। ये है अब नई बात। अब मुझसे सवाल करेंगे कौन से ऊपर जाएंगे और कौन से नीचे जाएंगे? सर जी कौन से नीचे जाएंगे और कौन से ऊपर जाएंगे? हाँ देखिए, मैग्नेटिक फोर्स की इक्वेशन में वेलोसिटी आती है। तो जिस पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा होगी असल में उस पर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगी, तो वो मैग्नेटिक को फॉलो करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स में वेलोसिटी इतना प्रोमिनेंट फैक्टर नहीं है, लिहाजा जिनकी वेलोसिटी कम होगी वो जाएंगे इलेक्ट्रिक की तरफ, जिनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो जाएंगे मैग्नेटिक की तरफ, और जिनकी वेलोसिटी एग्जैक्ट ई ओवर बी के बराबर होगी वो यहाँ से गुजर जाएंगे अनडिफ्लेक्टेड। तो अब ये पिक्चर पूरी हो गई और कंप्लीट हो गई कि हाउ वेलोसिटी सिलेक्टर वर्क्स फॉर अ सर्टेन वेलोसिटी। हाँ जी बच्चों, तो बहरहाल इस सारे केस में आपने ये वाला फैक्टर, ये वाला पैरामीटर नहीं भूलना कि जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है? ई ओवर बी के। और इससे हम जो वेलोसिटी फाइंड करते हैं वो यूज होती है वेलोसिटी सिलेक्टर में। पीछे एक सिंगल पॉइंट बस रह गया था, उसको मैं क्लियर कर दूं, फिर हम आज का लेक्चर वाइंड अप कर देते हैं। यहाँ पर एक बात लिखी हुई थी कि डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। ये बात जरा नोट करें अपने पास। अब देखें, मुझे ये बताएं, एक सड़क बहुत दूर जाके कर्व हो रही है और एक सड़क बहुत तेजी से कर्व हो रही है। इस सड़क का नाम 1 है, इस सड़क का नाम 2 है। आप क्या कहेंगे किस सड़क की डिफ्लेक्शन ज्यादा है? 2 की डिफ्लेक्शन ज्यादा है, लेकिन अगर 2 का रेडियस देखें तो क्या है? कम है, और 1 का जो रेडियस है वो ज्यादा है। तो जो डिफ्लेक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस होती है। डिफ्लेक्शन को अक्सर कर्वेचर भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट अपने पास नोट कर लें कि डिफ्लेक्शन या कर्वेचर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो जिस पार्टिकल का रेडियस ज्यादा होगा उसकी डिफ्लेक्शन कम होगी, जिसका रेडियस कम होगा उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। तो ये बच्चों हमारा आज का लेक्चर है, और इस लेक्चर के साथ ही हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला टॉपिक है ये वाइंड अप हो जाएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ये स्टार्ट करेंगे। ऑल डन। ये सारी सॉल्व की हुई स्लाइड्स मैं आपको अभी भिजवा देता हूँ थोड़ी देर में, तो आपने ये सारा टॉपिक जो प्रैक्टिस करके इसके क्वेश्चन जो है ना वो वेबसाइट से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलें, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सर